नमस्कार। आज हम बात करेंगे महिला पर्यवेक्षक के खास जो एग्ज़ाम होने वाले हैं इसकी तैयारियों को लेकर, और इसमें आज मेरे साथ मौजूद है स्वयं महिला पर्यवेक्षक पर चयनित अभ्यर्थी नाजिया हसन, जिनसे आज हम जानेंगे कि इस भर्ती परीक्षा की तैयारी कैसे करनी चाहिए। कई सारे सवाल होंगे, आप कमेंट जरूर करिएगा। जैसे कि सवाल ये रहता है कि हम तैयारी करें तो कैसे करें, क्या इसकी सैलरी रहती है, क्या इसका सिलेबस होता है, ये सारी बातें, कैसे किताबों को पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात, ये एक ऐसा परीक्षा है जिसमें दिव्यांगजनों को भी ये परीक्षा में बैठने का मौका मिलता है। ये बहुत ही शानदार एग्ज़ाम है, बहुत शानदार पद है। तो इसकी संपूर्ण तैयारी और इसके बारे में, कार्य अनुभव के बारे में भी बात करेंगे। मैडम, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस आज के सेशन में, जिसमें आज हम आपसे जानेंगे कि महिला पर्यवेक्षक की तैयारी और इनके कार्य अनुभव, सैलरी के बारे में, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए संक्षेप में, ताकि हमारे उन महिला वर्गों को इस पद के बारे में एक सटीक जानकारी मिल पाए। वेलकम मैम। नमस्कार सभी को। मैं महिला पर्यवेक्षक नाजिया हसन खान अभी मैनपुर में पदस्थ हूँ। आप बताइए कि आप तैयारी, आप कब एग्ज़ाम आपका क्लियर हुआ? मेरा एग्ज़ाम 2024 में क्लियर हुआ। अच्छा। मतलब 2023 में नोटिफिकेशन आया और एग्ज़ाम्स हुए, और जनवरी 2024 में हम लोगों ने ज्वाइन किया। इसके तैयारियों को लेकर आप कैसे तैयारी किए थे अपने समय में, ये थोड़ा बताएंगे? आपकी क्या रणनीति थी, कैसे तैयारी किए थे, कैसे सिलेक्शन हुआ, ये बताएंगे? जब 2021 में सुपरवाइज़र का नोटिफिकेशन आया अचानक से, लॉकडाउन के बाद सर, है ना, तो उस टाइम हमने तैयारी किए थे, लेकिन कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं किए थे। अच्छा, सेल्फ स्टडी कर रहे थे? हाँ, सेल्फ स्टडी था। और जो हमारे डिपार्टमेंट के CDPO सर है ना, साहू सर, वो कार्यशाला देते थे। कार्यशाला में हम लोगों को मोटिवेट करते थे, मार्गदर्शन देते थे। तो वो 2 दिन का था, क्योंकि हम पार्ट टाइम जॉब भी करते थे, है ना। तो सैटरडे संडे को तो उतना मतलब वो नहीं था हमारे लिए। एकेडमी बहुत ज़रूरी था। अच्छा। हाँ, तो जीरो से ही स्टार्ट की हूँ मैं पढ़ाई। अच्छा, और उस टाइम तो उतना ज़्यादा मतलब नॉलेज नहीं था कि क्या है, मैपिंग कैसे बनाना है, कौन सा जिला कहाँ पर है, उतना ज़्यादा जानकारी नहीं था। लेकिन जैसे भी तैसे वही सैटरडे संडे वाला हम लोग कार्यशाला में सीखते थे, अटेंड होते थे। हाँ, और जो भी ज्ञान था वो अर्जित करते थे, और खुद से पढ़ाई भी करते थे, है ना, बुक्स वगैरह लेके। लेकिन 2021 में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सर, बहुत अफसोस हुआ होगा? बहुत अफसोस हुआ। नौकरी की जरूरत तो बहुत थी, क्योंकि बचपन से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ। बचपन से दिव्यांगजन में आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों से संघर्ष करना पड़ रहा है। यस, और प्लस मैं किसान की बेटी हूँ। किसान की बेटी हैं, गाँव में, लाइक बिल्कुल सामान्य परिवार से आप आते हैं। परिवार से, तो आर्थिक स्थिति भी बहुत ही मतलब ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है। बिल्कुल। मेरे घर में भी बस एक ही मेरे पापा ही का कमाई का साधन किसानी, और वो दर्जी का काम करते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक। अभी तो मतलब रिटायर हो गए। अच्छा, उस टाइम का बात कर रही हूँ। उम्र के साथ अपना काम है ना, तो मैं कैसे अपने पिताजी का मतलब मदद करूँ, है ना। पहली औलाद मैं ही, ऊपर से दिव्यांग भी हूँ, बड़ा टेंशन। और मेरे अंदर एक जुनून था कि मैं अपने पिताजी का मतलब सहयोग करूँ घरेलू काम, मतलब खर्चे में, है ना, क्योंकि मेरे भाई बहन छोटे छोटे। तो बहुत तैयारियां करी, शिक्षा कर्मी में भरी, है ना। उस टाइम तो सिलेबस का भी पता नहीं था सर, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। ये इतने सारे प्लेटफॉर्म भी नहीं थे उस टाइम, है ना। तो अच्छे से नॉलेज भी नहीं था, और ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ कि जहाँ मार्गदर्शन भी नहीं है, मार्गदर्शक भी नहीं है। और मेरे अब्बू खुद 5वीं तक का पढ़े हैं। आपके पिताजी केवल 5वीं पढ़े हैं ना? हाँ, और वो 5वीं तक ही मेरे को गाइड कर सके। उसके बाद मेरे को अपने दोस्तों से, टीचर से ही, तो मैं जैसे तैसे पास होती गई। टॉपर स्टूडेंट नहीं रही हूँ मैं, पास होते गई। हाँ, पास होते गई थी। तो अब क्या करूँ ये सोचती थी, वही कार्यकर्ता में तो लग गई थी, है ना। और मेरे अब्बू के प्रयास से उन्होंने अब जैसे तैसे प्रयास करके मेरे को आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में भर्ती करने में मेरे हेल्प किए। सारे डॉक्यूमेंट्स बनवाए मेरे अब्बू, है ना।
बड़े 5वीं पढ़े थे, लेकिन मेहनत की मेरे लिए कि मेरी बेटी कुछ बन जाए करके, है ना, अपने पैर में खड़े रहे इस टाइप का। उसके बाद मैं कार्यकर्ता का जॉब की, 10 साल तक कार्यकर्ता रही। उसके बाद वही 2021 में आया नोटिफिकेशन सुपरवाइजर का, तैयारी की सेल्फ से और सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन मेरे और कोई साथी है जिनका हुआ सिलेक्शन। कहीं ना कहीं उसमें कमी थी। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा भी हो जाए किसी ना किसी में, है ना। तो मेरी फ्रेंड है किरण, यही शादियों की आई है। वो इस साध्य PSC एकेडमी अभनपुर में ही वो शादी हो के आई है, और यहीं के एकेडमी के बारे में वो बताई कि सर बहुत अच्छा तैयारी करवाते हैं करके। तो फिर मैं डायरेक्ट CGPSC ज्वाइन की, हाँ सर की क्लासेस के लिए। हाँ, तो स्टार्ट हुआ मेरा। अब शुरू से तैयारी की मैं। अगले नोटिफिकेशन का मतलब इंतजार नहीं की। मतलब मेरे को लगना है CGPSC की ही तैयारी स्टार्ट की मैं सीधा, है ना। और सारे क्लासेस अटेंड करती थी, पार्ट टाइम जॉब भी करती थी, ऑनलाइन क्लास अटेंड की, डिसिप्लिन के साथ सभी क्लासेस अटेंड की। और जिन क्लासों को मैं अटेंड नहीं कर पाती थी उनको मैं सैटरडे संडे को पूरा कर लेती थी, रिकॉर्डेड क्लास को। हाँ, छूटता नहीं था, मतलब छूटता नहीं था। तो इसी दौरान फिर CGPSC की तैयारी करते करते ये महिला पर्यवेक्षक के लिए फिर से नया नोटिफिकेशन जारी हुआ 2023 में। फिर उसके बाद 2023 में मैंने और महिला पर्यवेक्षक के कोर्स को और लिया। और उसके बाद मैंने वो भी तैयारी की। और हमारे डिपार्टमेंट से सर लोग भी और कार्यशाला, मतलब खुद के डिपार्टमेंट के अपना विभागीय जानकारी और ज़्यादा, मतलब 60% अंक था उसमें, है ना। तो वहाँ से भी बहुत सारे ज्ञान अर्जित किए मैंने, है ना, जानकारियाँ। तो इस तरह मैंने तैयारी की। और प्लस सर ऑनलाइन क्लास में जो टेस्ट सीरीज थे, है ना, उनको भी मैंने कंटिन्यू दिया। टेस्ट हाँ, जो कंटेंट होते हैं ना साध्य PSC एकेडमी का एप्लीकेशन, उसमें सारे सब्जेक्ट का कंटेंट है। और एक और कंटेंट है टेस्ट सीरीज का। हाँ, तो सारे विषयों के कंटेंट को मैंने अटेंड किया, है ना। और सैटरडे संडे को वो टेस्ट सीरीज भी अटेंड किया। हाँ, और MCQ भी आता है, मैराथन क्लास का, सभी विषयों का एक के बाद एक टीचर आते रहते हैं, है ना, वो लगातार चलता ही रहता है। तो वो भी अटेंड किया मैंने। काम भी की हूँ मैं, अपना कर्तव्य भी निभाई हूँ, है ना। और साथ ही साथ जब खाली टाइम में तो MCQ भी चलता ही रहता था मेरा, देखते रहती थी। इस तरह मैं फिर सिलेक्शन हुआ मेरा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सिलेक्शन। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सारे संघर्ष करके आप सेलेक्ट हुए हैं। अभी वर्तमान में इस पद पे हैं, तो आप लोग का कार्य क्या रहता है, इसके बारे में बताएंगे। हमारा कार्य दायित्व है सुपरवाइजर का। एक सुपरवाइजर को 25 आंगनबाड़ी प्लस, है ना, केंद्रों का निरीक्षण, मतलब मॉनिटरिंग के लिए दिया जाता है। तो वहाँ पे क्या काम करते हैं आप लोग निरीक्षण के दौरान, क्या चीज़ का निरीक्षण करते हैं? भवन का और मूलभूत सुविधाएं, बिजली, पानी, है ना, बच्चों की उपस्थिति, और THR और पूरा पोषण आहार सभी को प्रायः मिल रहा है कि नहीं। और उसके बाद महीना में 2 बार मीटिंग्स होते हैं। एक पाक्षिक बैठक जो सारी योजनाओं की जानकारी कलेक्ट करते हैं, है ना, कि कौन सी योजना में आपने क्या कार्य किया है। कार्यकर्ताओं का कार्य रहता है नौनी सुरक्षा योजना में फॉर्म भरवाना, मातृत्व वंदना योजना में फॉर्म भरवाना, THR वितरण करना, है ना। तो इन कार्यों में क्या क्या आपने किया है, NRC भर्ती कराना, बाल संदर्भ शिविर के दौरान कितने बच्चों को आपने लाभान्वित कराया है, स्वास्थ्य जांच हो चाहे 6 महीनों में। तो यही सब कार्य योजनाओं का जो सेवाएं हैं उनका मॉनिटरिंग के बाद उनका समीक्षा बैठक में हम वो जानकारी लेते हैं। अच्छा। उसके बाद महीने के लास्ट में जैसे 25-26 को हम मासिक बैठक लेते हैं। उसमें पूरे खाद्यान्न की जानकारियाँ लेते हैं कि आपने कितना खिलाया, कितना बचा है, बजट है, वो सब जानकारी हम लेके फिर परियोजना स्तर में जमा करें। मतलब इसमें एक हिसाब से फील्ड वर्क है, घूम के अपने ब्लॉक के अंदर जितने भी तहसील अंदर जितने भी आंगनबाड़ियाँ हैं उन सभी जगह जाकर इन सारी चीज़ों को मुआयना करके उन सारे रिपोर्ट्स को फिर, है ना, विभाग के अधिकारियों तक सौंपते हैं, परियोजना अधिकारी को। एक सेक्टर में 25 केंद्र होते हैं। एक सेक्टर में 25 अपना सेक्टर को ही देखना रहता है। एक परियोजना मतलब एक ब्लॉक में 10 से 12 सेक्टर्स होते हैं। अच्छा है। तो उन 10 से 12 सेक्टर्स में सभी में मैडम होती है ना, प्रत्येक सेक्टर में। और अपने सेक्टर की मैं सुपरवाइजर, मेरे अंडर 26 केंद्र आते हैं। तो मैं उन 26 केंद्रों का ही मॉनिटरिंग करती हूँ।
इसमें आप बताएंगे जैसे आप ये जॉब कर रहे हो तो आप लोग की जो खास बातें महिला वर्ग में, इनमें आपको कार्य अनुभव तो है, तो आप अच्छा लग रहा नहीं आपके इस कार्य में? महिलाओं के लिए कैसे है जॉब, इसके बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा है सर महिलाओं के लिए। अच्छा, हाँ, क्योंकि महिलाओं के बीच में हम काम करते हैं। ओके। कई बार ऐसी होती है ना परिस्थितियाँ कि महिला है और कई समाज में ऐसा होती है कि महिलाओं को काम करवाना नहीं चाहते हैं, कई सारी बंदिशें होती हैं, तो उन ऐसे महिलाओं के लिए क्या ये जॉब है ठीक? हाँ, महिलाओं के लिए भी बहुत बेस्ट जॉब है ये, क्योंकि मैं खुद अपना अनुभव बता रही हूँ, है ना। मैं खुद क्या बोलते हैं ये चाहती थी कि मैं महिलाओं के बीच ही काम करूँ, है ना। मुस्लिम वर्ग से भी हूँ मैं, तो मैं चाहती थी कि ऐसा जॉब मिले, है ना, कि महिलाओं के बीच ही काम करूँ। तो क्या बोलते हैं कार्यकर्ताएं जो महिलाएं ही होती हैं, जो खाना बनाने वाली होती हैं, सहायिकाएं, वो भी महिलाएं ही होती हैं, है ना। और जिनका हम सेवा देते हैं, जिनको जैसे गर्भवती माताएं, शिशुवती माताएं, है ना, और उनके बच्चे 3 वर्ष तक के बच्चे, 6 वर्ष तक के बच्चे, है ना। तो माताओं से, सास से, इन्हीं से हमारा कांटेक्ट रहता है। पुरुषों का भी भागीदारी रहता है, लेकिन कम परसेंट है। हाँ, 3 से 10 में अगर 2 पुरुष शामिल हो जाए, जैसे सुपोषण चौपाल वगैरह में, तो काफी है। अच्छा, आप लोग जिस जॉब में हैं तो कभी कलेक्टर, बड़े बड़े नेता अधिकारियों का ये प्रेशर रहता ही नहीं रहता इसमें? अब वैसे तो सारे जॉब में प्रेशर है, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, है ना, चाहे कोई और डिपार्टमेंट हो, है ना। संघर्ष तो लगा ही रहता है। जिसका नौकरी नहीं भी है, घर में काम भी करती, तो वो भी संघर्ष भरा ही है। अच्छा खाना बना के देना भी एक संघर्ष है। सही बात है, अच्छा खाना बनाना बहुत बड़ा संघर्ष है, रोज बनाना, वही करना एक बड़ा संघर्ष है, वो भी एक संघर्ष है कि नहीं। तो हमारा मतलब हर इंडिकेटर में हमारा ग्रीन जोन में रहे, ये हमारा प्रयास रहता है। अच्छा, क्या इंडिकेटर ग्रीन जोन है, क्या चीज? ये सब एक विभागीय मतलब योजना है। हाँ, सेवा और योजना है जो ग्रीन में रहे। अच्छा, मतलब जहाँ पे काम अच्छा चल रहा है वो ग्रीन है, और जहाँ पे अच्छा नहीं हो रहा है वो रेड है। 60% से कम है वो रेड है, 80% है वो येलो है, और 100% तक है, 80 से 100 ग्रीन है। अच्छा, तो माशाल्लाह मेरा ग्रीन जोन में ही रहता है। मैं काम करके देती हूँ, तो विकलांग होने के बावजूद मैं अपने आप पे प्राउड फील करती हूँ। मतलब आपको अंदर से शांति मिल रही है, अंदर से सुकून मिल रहा है जॉब करके, इसलिए आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जो जॉब ऐसा है दोस्तों, कि आप महिला वर्ग आती हैं तो आपके समाज में खासकर छोटे-छोटे बच्चे हैं, है ना, ऐसे गर्भवती माताएं हैं, इन सब के साथ जुड़कर इनकी सेवा करने का एक खास मौका देता है ये जॉब। इसी बीच में एक चीज़ जो कई बार अभ्यर्थी पूछना चाहेंगे कि इसमें जो सरकार की जो पद है, इसमें सालाना वेतन या मासिक वेतन वगैरह भी क्या रहता है इसमें? पे स्केल हम 2400 ग्रेड पे का हमारा पेमेंट रहता है, है ना। कार्यपालिक श्रेणी के अधिकारी हैं। कार्यपालिक श्रेणी अधिकारी वाली माते हैं। और इसमें प्रमोशन होने का चांस ही नहीं? यस है ना सर, चांस 10 वर्ष कंटिन्यू सुपरवाइजर के पद पे रह के CDPO में प्रमोशन का चांस है। अच्छा, मतलब ये इसमें प्रमोशन भी होता है, 10-10 साल में रहता है, नियमावली कहना चाहिए। अच्छा, इसमें बताएंगे कि इन हैंड सैलरी लगभग अभी कितनी मिलती है? अभी जैसे मान लो अभी जो लोग जॉब करेंगे, अभी शायद जो नए सुपरवाइजर हैं, इनको 30+ ही मिलेगा, 30+ मिलेगा ना। तो आप देख सकते हैं कि इसमें 30+ जो है सैलरी आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए मैडम कि ये जो विभाग है, विभाग में जो काम है, इसमें महिला वर्ग हैं, तो इनमें संतुलन करने में आपको कितनी आसानी होती है? बहुत अच्छा, मतलब आसानी तो है ही संतुलन करने में, क्योंकि 25 आप आंगनबाड़ियों को देखते हैं, 20 से 25, है ना। ये ज़्यादा की जगह ज़्यादा भी होती है मैडम, कुल के 30 भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, क्योंकि जहाँ ज़्यादा जनसंख्या वहाँ पे आंगनबाड़ी ज़्यादा होंगी तो। हाँ, लेकिन ना वो ऐसे स्थिति में नदी नाले पर्वत पहाड़ वाले एरिया है, तो छोटा गाँव है और वो नदी के उस पार है ना, तो उसके लिए अलग केंद्र खोल देते हैं, ताकि बच्चे नदी पार करने में दिक्कत होता है ना बच्चों को, तो उस पार अलग से केंद्र खोल देते हैं। तो इस तरह से भले ही जनसंख्या कम रहता है, लेकिन केंद्र ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह 30 होता है। ओके। अच्छा। अच्छा, ये बताइए फिलहाल जिस महिला पर्यवेक्षक का जो है ये पद, इसको लेकर, इस पद में रहकर आपके मन में, आपके जीवन में कोई बदलाव आया, कोई सोच में? आप इससे काम कर रहे हैं तो आपकी मानसिकता पहले कुछ और रही होगी जॉब से पहले, जॉब के बाद से आपके मन में क्या अनुभव, कैसा आप फील कर पाए, इस बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ही बेस्ट फील है अभी, मैं बताना चाहूँगी। एक मतलब कम सैलरी में जो जॉब था, है ना, उसमें अलग ही हमारा क्या बोलते हैं,
क्या करे इस कम सैलरी में इतना ज्यादा काम, जैसे कार्यकर्ता में है ना, कार्यकर्ता हो और काम इतना ज्यादा। अच्छा, उसमें सैलरी कम रहता है, काम ज्यादा रहता है? कम है ना, काम ज्यादा। और पर्यवेक्षक बनने के बाद बस आपको मॉनिटरिंग करना है। अच्छा, मॉनिटरिंग करना है। काम तो कार्यकर्ता करके देंगी, है ना। अच्छा, तो अच्छा फील हो जाता है कि जैसे मीटिंग वगैरह में है ना बैठो 26 कार्यकर्ता के बीच और नमस्ते मैम बोले तो अलग ही प्राउड फील होता है ना। फील होता है। सही बात है। अच्छा, कभी आप लोग का सरपंच लोगों से पाला पड़ता है नहीं पड़ता है? कभी-कभी सब विवाद की स्थिति खड़ी होती है। यस होता है विवाद की स्थिति। हाँ, अभी ही कल परसों ही मैं एक सरपंच सचिव से मिली भवन निर्माण के जानकारी लेने के लिए। तो जैसे ही मैं गई और बोली कि डीपीसी लेवल तक हुआ है सर, एक आंगनबाड़ी है ना, तो बन रहा है, तो डीपीसी लेवल तक हुआ है, क्या है इसका स्थिति करके। तो वो थोड़ा सा चिढ़े टाइप का हो गए थे कि पैसा नहीं आया है तो कहाँ से काम होगा मैम करके। तो मैंने अपना केस तरारने दिखाया, मतलब धैर्यता से है ना, और प्यार से उनसे बात की कि नहीं मैं आपसे बस जानकारी लेने आई हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऊपर बात पहुँचाना है कि क्या स्थिति है केंद्र भवन निर्माण में, है ना। तो वो बताएं कि पैसा अभी आया नहीं है, अनुमोदन हुआ है ना, और खेती बाड़ी का काम चल रहा है अभी, तो मजदूर भी अभी नहीं मिल रहे हैं ऐसा। तो थोड़ा सा सरपंच से सचिव से हमको धैर्यता से बात करना पड़ता है सर, क्योंकि आप रोज फील्ड में जा रहे हो एक गांव से दूसरे गांव, और आपका अगर सही अच्छा से संबंध नहीं है तो एक खतरा रहता है कैसे कुछ? नहीं, वो अपने ऊपर है। ठीक, अगर हम सामने वाले को एटीट्यूड दिखाएंगे तो वो भी हमारे साथ बदतमीजी करेगा, है कि नहीं। और हम उनसे प्यार से व्यवहार दिखाएंगे तो हमको भी अच्छा व्यवहार मिलेगा। मतलब आपसी संबंध जैसे बनाए रखना है, और इसके लिए थोड़ा सा दिमाग शांत रख के चीजों को समझते हुए ही काम करें, तो काम करने का अलग ही मजा है। तो बस ये खास जो अनुभव है आप इनको जरूर अपने, जब आप बन जाएंगे तो इन चीज़ों को ध्यान रखिएगा। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे उन प्रतिभागियों को जो अभी महिला परीक्षा की भर्ती आ रही है, उसकी तैयारी करना चाह रहे हैं या करेंगे, उनके लिए आप क्या संदेश हैं आपको बताएंगे? तैयारी को लेकर भी थोड़ा सा जानकारी दीजिए, कैसे तैयारी करें ताकि उनका सिलेक्शन निश्चित हो। तैयारी के लिए मैंने बताया कि पहले से ही आपको तैयारी करना पड़ेगा। अचानक से आप तैयारी स्टार्ट करेंगे तो वही मैं पहले का बताई अपना 2021 वाला है ना, तो मैं विफल रही। तैयारी कंटिन्यू रखें, कम से कम साल भर आप दे है ना तैयारी को। और अगर कम समय में आपको तैयारी करना है तो साधु PSC ज्वाइन करें। एक स्ट्रक्चर में सर पूरा मतलब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा मतलब पढ़ाते हैं सर। तो मेरे सामने पारिन साहू सर जी हैं, जिनकी जितनी भी तारीफ करूँ ना वो बहुत कम है। मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगी कि इनसे जुड़ के मैंने बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ अनुभव किया, और जो नहीं जानती थी वो चीज़ों को मैंने जाना। जैसे मैप बनाना है ना, कौन सा ज़िला किस ज़िले को टच कर रहा है, ये एक स्ट्रक्चर में पूरा दिख जाता है। और आप तैयारी जब स्टार्ट करेंगे ना तो सर का जो तैयारी करवाने का जो मोटिवेट करने का जो अंदाज़ है ना वो बहुत ही अच्छा है कि आपके अंदर एक जुनून पैदा होगा कि हाँ हम कर सकते हैं करके। और एक चीज़ और, महिलाओं में एक भ्रांति होती है कि ये संगवारी करी तब मैं भी जाऊँ, ये संगवारी जाए तब मैं भी जाऊँ। तो ऐसा मत करो आप। अगर पाना है मंजिल तो अपना रहनुमा खुद बनो। वो अक्सर भटक जाते हैं जिन्हें सहारा मिल जाता है। बिल्कुल सही बात है ना। तो दोस्ती यारी के चक्कर में ज़्यादा मत रहो, है ना। अपना 100% दो तो निश्चित ही आप सिलेक्टेड हो जाओगे। देख रहे हैं कि जिस तरीके से इनका जो मोटिवेशन रहा है, तैयारी के दौरान जो अप्रोच रहा है, इन्होंने ईमानदारी के साथ अपना मेहनत किया और आज इस मुकाम पर हैं। आपको इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस पद के लिए। और आने वाली जो पीढ़ी हैं जो तैयारी करेंगे, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे और आप भी एक दिन सक्सेस होगे, हमारा ये पूरा विश्वास है। और इसके लिए हम आपसे लगातार बने रहेंगे, जुड़े रहेंगे, और इस कड़ी में हम आपसे मिलवाते रहेंगे उन तमाम महिला सुपरवाइजर के पद पर जो सेलेक्ट हुए हैं, खास चयनित सुनहरे चेहरे, जिसे हम हर वक्त सीखेंगे कि कैसे इसमें हम अपना बेस्ट दें, कैसे तैयारी करें, किन चीज़ों को ध्यान रखें, क्या गलती करें या क्या गलती न करें, क्योंकि अक्सर तैयारी के दौरान गलतियाँ भी होती हैं, जिसकी वजह से कई बार अक्सर टैलेंटेड लोग भी बाहर हो जाते हैं। कुछ इस बारे में कुछ है कि जो गलती क्या ना करें, इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या खासकर? आप मतलब कोर्स अगर ऑनलाइन कोर्स अटेंड करते हैं है ना, खरीदते हैं कोर्स, तो खरीद के बस क्लास चल रही है, आप किसी और काम में व्यस्त हैं और उसको सुन नहीं रहे हो, तो ये गलती आप ना करें। डिसिप्लिन मतलब जरूरी है। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है सर, 100% देना। यदि आप किसी जरूरी काम में कोई क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रात में टाइम मिलता है ना। तो मैंने भी वही किया था, है ना। जो क्लास में अटेंड नहीं कर पा रही थी ऑनलाइन, उसको रिकॉर्डेड क्लास को मैं
रात में पूरा कर लेती थी। अच्छा। और दूसरी बात और है, डिसिप्लिन के साथ साथ नोट्स तैयार करें, जो भी पढ़ा रहे हैं सर। और माशाल्लाह सर का नोट्स तो इतना बेस्ट एंड बेस्ट रहता है कि, और सर का ही नहीं, इनके टीम के हर टीचर के जो नोट्स है ना वो बहुत ही अच्छा है। हिस्ट्री का है ना, मैथ्स का पढ़ाने का अंदाज सर लोगों का बहुत अच्छा है। जिसको मैथ्स नहीं आता ना वो स्वाद PSC ज्वाइन करें, बहुत अच्छा मैथ्स पढ़ाते हैं। और हिस्ट्री में तो मैं एकदम वीक थी सर, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आता था, मतलब ऊपर से निकल जाता था हिस्ट्री। और हमको कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम को मतलब सिलेक्टेड लेना है ना कंपटीशन एग्ज़ाम से, है ना, तो हमको किसी एक सब्जेक्ट, जैसे कि कोई साइंस का स्टूडेंट है तो उसको हिस्ट्री पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो हमको सारे विषयों को पढ़ना पड़ता है, मतलब सारे सब्जेक्ट में सामंजस्य संतुलन होना चाहिए। हाँ, सभी विषयों में हमको एक्सपर्ट होना पड़ेगा। तो उसके लिए आप साध्य PSC ज्वाइन कीजिए। मैं तो इतिहास में बिल्कुल वीक थी, मेरे दिमाग से निकल जाता था। और तुलेश साहू सर बहुत अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं, है ना, हिस्ट्री। और साहू सर को तो आप जानते हो, जीनियस हैं CG में, है ना। और विभाग पढ़े कैसे लगा मेरे से? विभाग की क्लास के लिए तुमने? हाँ ठीक था सर, ठीक था ना? हाँ ठीक था, विभाग का भी। तो आप देख रहे हैं कि इन चीज़ों को आप भी करें और तैयारियों को आप एक नई ऊंचाई दें। इसके लिए हमारे टीम के साथ भी जुड़ सकते हैं आप। इसके लिए साध्य PSC एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिएगा, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं शानदार तरीके से। और आपके कोई और भी सवाल होंगे, कोई डाउट होंगे, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, इस पर हम जरूर आपको जो है जवाब देंगे। धन्यवाद आपको, फिर से आपका धन्यवाद और पूरी टीम को धन्यवाद। इजाज़त दीजिए, मिलते हैं फिर नए प्रश्नों के साथ, नए सवालों के साथ आपके साथ सीधा। धन्यवाद साथियों, जोहार छत्तीसगढ़।